नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 8 सूक्ष्म जीव एवं अद्भुत संसार का अगला टॉपिक। यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ जो होते हैं उनका जो नामकरण होता है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रोटोजोआ। जोआ का अर्थ होता है जीव और प्रोटो अर्थात प्राथमिक, अतः ऐसे जीव जो प्राथमिक जीव माने जाते हैं उनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। ये प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। सभी प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। इनके अंदर जीवन की सारी प्रक्रियाएं, जितने भी सारे प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं और जीवन की सारी प्रक्रियाएं इनकी एक ही कोशिका में होती हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग कोशिका अध्याय को पढ़ चुके हैं, तो आप लोग जानते हैं कि कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं और जिनकी सहायता से जो है प्रोटोजोआ जो है अपने लिए भोजन के पाचन, ऑक्सीकरण आदि के द्वारा जो है ऊर्जा का निर्माण करते हैं। आपने अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है और ये ट्रिपेनोसोमा नामक एक प्रोटोजोआ है। साथ ही प्लाज्मोडियम भी है। जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है वो हमारे शरीर में मलेरिया का कारक होता है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ के चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं। इन समूह के जीव पानी, पौधे, पशुओं के शरीर एवं मिट्टी में अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह सभी जगह पर पाए जाते हैं। क्योंकि ये एक कोशिका के बने हुए होते हैं, इसीलिए इतने छोटे होते हैं कि कई स्थानों पर जो है यह पाए जाते हैं और इनके शरीर में धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। ये देखिए, ये धागे जैसी जो रचना है इसको हम फ्लैजेला कहते हैं। इस फ्लैजेला की गति के कारण यह आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप पैरामीशियम में देख सकते हैं कुछ धागे समान बहुत सारी रोम जैसी रचनाएं निकली हैं, इन्हें हम सीलिया कहते हैं। इनकी गति से भी यह चलन करने का, प्रजनन करने का कार्य करते हैं। और साथ में ये देखिए अमीबा में ये जो बाहर आपको दिख रहे हैं मुकुल, इनकी सहायता से, इनको कहते हैं कूटपाद। इन कूटपादों की सहायता से यह गति करता है। तो गति करने के लिए ये सीलिया, फ्लैजेला और कूटपादों का प्रयोग करते हैं। कुछ प्रोटोजोआ में एक या एक से अधिक धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, जिनकी सहायता से ये पानी में चलते फिरते हैं। आप जानते हैं कि मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो आप अपनी पुस्तक में अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो मलेरिया होता है किसके कारण होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। लेकिन ये मच्छर रोग को उत्पन्न नहीं करता है। रोग का जो मुख्य कारक होता है मच्छर की जो लार होती है उसमें उपस्थित प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये देखिए, आपको प्लाज्मोडियम दिख रहा होगा, ये मच्छर की लार के अंदर उपस्थित होता है। जब मच्छर काटता है तो उसकी लार के साथ में यह हमारे रक्त में शामिल हो जाता है। किंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह मच्छर मलेरिया के रोगाणु प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के वाहक होते हैं। मच्छर क्या करते हैं? जो प्लाज्मोडियम होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं, जिसके कारण जो है व्यक्ति के शरीर में, मतलब अपने लार के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्लाज्मोडियम को पहुंचाते हैं और व्यक्ति में जो है मच्छरों के द्वारा इस प्रकार से मलेरिया रोग फैलता है। तो जो हमारा प्लाज्मोडियम है उसको वहन करने वाला, यानी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रोग का अणु या रोगाणु भी कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटोजोआ भी मनुष्यों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंट अमीबा और जियार्डिया आदि। इनसे होने वाला सामान्य रोग पेचिस है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, ये अमीबा की ही एक जाति है जिसको हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं। ये जो प्रोटोजोआ होता है यह उल्टी, दस्त या पेचिस जैसे रोगों का कारक होता है। गंदे जल या दूषित जल के अंदर यह पाया जाता है। ठीक, उसके बाद में हम लोग देखेंगे अगला जीवाणु। ये हमारे आसपास एवं अन्य सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाणु क्या होते हैं? जीव धन अणु, ऐसे छोटे अणु जो कि जीवित अवस्था में होते हैं उन्हें हम जीवाणु कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटोजोआ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं।
ये हमारे आसपास सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इन्हें सबसे पहले 1675 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने स्वयं के बनाए सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो आपको पूछ भी सकता है कि सर्वप्रथम जीवाणु को किसने देखा? सर्वप्रथम जीवाणु को एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ठीक है। जीवाणु प्रायः गोलाकार, छड़ाकार या सर्पिलाकार होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवाणु कैसे हैं, छड़ के आकार के हैं या गोल हैं या सर्पिलाकार भी हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न आकार के जीवाणु पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु जो है लाभदायक भी होते हैं तथा कुछ जीवाणु रोग के कारक भी होते हैं। आइए देखते हैं कुछ लाभदायक जीवाणुओं के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं जो दलहन के पौधे होते हैं, जैसे मटर है, अरहर है, चना है, इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें छोटी छोटी गांठें या ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ आप देख रहे होंगे ये एक जड़ है, इसके अंदर छोटी छोटी गांठें या ग्रंथियां आपको उभरी हुई दिख रही होंगी। इन ग्रंथियों को अगर हम एक छोटी ग्रंथि को जड़ से पृथक करके और इस प्रकार से काट के देखें तो उसके मध्य भाग में हमको जीवाणु भरे हुए इस प्रकार से दिखाई देंगे। मध्य भाग में देखिए छोटे छोटे कोष्ठ हैं और उन कोष्ठों के अंदर, कोशिका के अंदर जो है बहुत सारे जीवाणु हैं। तो मतलब जीवाणु क्या है, एक कोशिका से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रोटोजोआ से भी सूक्ष्म होते हैं जीवाणु। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिका के अंदर उपस्थित एक कोष्ठ में कितने सारे जीवाणु आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यह जीवाणु यहाँ पर क्यों उपस्थित होते हैं, आइए इसके बारे में जानें। किसी ऐसे खेत या बगीचे में जाएं जहाँ मटर, चना, मेथी या किसी दलहन का पौधा लगा हो। दलहन पौधा अर्थात जो दालें होती हैं उनका पौधा है ना, मतलब हमको दाल कौन कौन से पौधे से मिलेगी, चने से मिलेगी, अरहर से मिलेगी, मूंग से मिलेगी, है ना, मटर से मिलेगी। तो इन सभी के पौधों में से किसी भी एक पौधे को लेकर उसकी जड़ का अवलोकन करने पर आपको इस प्रकार ग्रंथियाँ दिखाई देंगी। एक अन्य पौधा जो दलहन का ना हो उसकी भी जड़ को देखें, उसमें आपको ऐसी ग्रंथियाँ दिखाई नहीं देंगी। इन गठानों युक्त जड़ों को जब हम काट कर देखेंगे तो इस प्रकार जो है माइक्रोस्कोप में एक कोशिका की काट देखने पर हमको जीवाणु दिखाई देंगे। चने, मटर और अन्य दलहन वाले पौधे की जड़ों में दिखाई देने वाली गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है। ये जो जीवाणु है इसका क्या नाम है, ये जीवाणु कौन सा है, राइजोबियम। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ये राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। इसका जो कार्य होता है वायुमंडल में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना। ये क्या कार्य करता है, यहाँ पे जो दाल होती है उसका मुख्य पोषक तत्व होता है प्रोटीन। दालों का मुख्य पोषक तत्व क्या होता है, ये एक दलहन पौधा है तो दलहन पौधे में दाल उत्पन्न होगी और हम सभी जानते हैं कि दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन के निर्माण के लिए इस पौधे को नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए पौधा स्वयं वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकता। उस वायुमंडल की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस होती है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने का कार्य ये राइजोबियम नामक जीवाणु करता है। ठीक है, इससे जो भूमि होती है और उपजाऊ हो जाती है, अर्थात जो दाल के पौधे होते हैं उनके लिए अनुकूलित हो जाती है। इसीलिए इस जीवाणु को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं कि राइजोबियम जीवाणु को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह दलहन पौधों के लिए अतिरिक्त नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को भूमि को उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एक क्रियाकलाप दिया है। 2 कटोरियाँ लेना है, थोड़ा दूध, दही, चम्मच गर्म करने का साधन। ठीक है, दोनों कटोरियों में हल्का दूध लें। अब एक कटोरी में 1/4 चम्मच दही मिलाएं, दूसरी कटोरी में बिना दही मिलाए ही रख दें। दोनों कटोरियों को ढक दें। 4-5 घंटों के बाद अवलोकन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी में नोट करें। आप सभी समझ गए होंगे कि जिस कटोरी में हमने दही जमाया था, मतलब दही को डाला था, जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में जामन भी कहते हैं, वहाँ पर दही जम गया है। क्यों जमा है, क्योंकि वहाँ पर हमने पहले से ही जो दही था उसकी कुछ मात्रा मिलाई है। ऐसा क्यों करना पड़ा,
दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु दूध की शर्करा को अम्लीय पदार्थ में बदल देते हैं। ठीक है, तो जो हमने पहले से दही लिया था उसमें जीवाणु उपस्थित था, उस जीवाणु का क्या नाम था? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो क्या करता है, दूध में जो शर्करा उपस्थित होती है उसको अम्लीय पदार्थों में बदल देता है, जिसके कारण दूध किसमें परिवर्तित हो जाता है? दूध गाढ़ा होकर दही के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो दूध से दही बनने के लिए किस जीवाणु की आवश्यकता होती है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की आवश्यकता होती है। ये जीवाणु हल्के गर्म दूध, ठीक है, आप कभी भी देखेंगे जब दही जमाया जाता है तो दूध को हल्का गर्म किया जाता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस में तेजी से वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इसीलिए हल्के गुनगुने दूध में जब हम जामन यानी कि पहले का जो दही रहता है उसको डालते हैं तो जो हम दही जमाते हैं वह अच्छी तरीके से जमता है। इसीलिए दही जमाने के लिए उसे हल्के गर्म स्थान पर रखा जाता है तथा जब वह जम जाता है तो उसे ठंडे स्थान पर रख दिया जाता है। इसका भी कारण है, क्योंकि अगर हल्के गर्म स्थान पर लगातार रखे रहेंगे तो वहाँ पर जो दही में जीवाणु है लैक्टोबैसिलस वो लगातार वृद्धि करता रहेगा और दही बहुत खट्टा हो जाएगा। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं, जिससे कि जीवाणुओं की वृद्धि वहाँ पर रुक जाती है। ठीक है, ठंडे, आप लोग पहली कक्षाओं से, जो पिछली कक्षा है 6वीं 7वीं, वहीं से जानते हैं कि जीवाणु जो है ठंडे माहौल में वृद्धि नहीं करते। इसीलिए हम भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए फ्रिज के अंदर रखते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु जंतुओं, गाय, हिरण आदि के शरीर के अंदर रहते हैं। देखिए, आप नाम देखिए, गाय और हिरण, ये कैसे जंतु हैं? शाकाहारी जंतु हैं। शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल में रहने वाले जीवाणु सेलुलोज को पचाने में सहायता करते हैं। शाकाहारी जंतु किसे कहेंगे? वे जंतु जो अपने भोजन में पौधों से प्राप्त उत्पादों को ही खाते हैं, मतलब मांसाहार नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। आहार नाल में रहने वाले जीवाणु सेलुलोज को पचाने में सहायता करते हैं। जो शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल होती है उसका एक भाग होता है जिसको हम सीकम के नाम से जानते हैं। क्या कहलाता है? सीकम। ठीक है, ये इनकी छोटी आंत का एक भाग होता है, वहाँ पर कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज का पाचन करने में इनकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो शाकाहारी जंतुओं क्यों पचाना पड़ता है शाकाहारी जंतुओं को इस सेलुलोज को? क्योंकि वे कच्चा भोज्य पदार्थ खाते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु चमड़ा शोधन, फलों के रस व शर्करा से सिरका बनाने आदि उद्योगों में भी उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जीवाणु हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। कभी कभी हमारे घर में रखे खाने के बासी पदार्थों से दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि सूक्ष्म जीव खाने की चीज़ों को और अन्य पदार्थों जैसे चमड़ा, लकड़ी, जीवों के मृत शरीर आदि को सड़ा गला देते हैं। इस प्रक्रिया को विघटन कहते हैं। कभी कभी जीवाणु क्या करते हैं, जो बासी भोज्य पदार्थ चमड़ा, लकड़ी आदि होता है उसका अपघटन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिससे वह सड़ने लगता है। यह प्रक्रिया लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। ठीक है, जो आपका उपयोगी सामान रखा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जब यह सड़ा देते हैं तो वो क्या होगा? नुकसानदायक होगा। पर यह प्रक्रिया लाभदायक भी होती है। लाभदायक है मतलब कहीं जीव जंतु या कोई पेड़ पौधे मृत हो जाते हैं तो उनके शरीर के ढेर धरती पर लगने की संभावना है ना। बहुत सारे जीव जंतु अगर मृत अवस्था में कहीं पाए जाएं, जैसे जंगल है, जंगल में लगातार पेड़ों से पत्तियां गिरती रहती हैं, छोटे मोटे पौधे इधर नष्ट हो जाते हैं तो उनके अवशेष धरती पर पड़े रहते हैं। छोटे मोटे जीव जंतु भी मरकर भूमि के ऊपर उपस्थित रहते हैं। अगर जीवाणु उन्हें सड़ाकर वापस उनका अपघटन करके मिट्टी में उनको सम्मिलित नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे, उनका जो शरीर है उसका भंडार जो है भूमि पर लग जाएगा। इसलिए यह अपघटन की क्रिया जो है लाभदायक भी होती है। लगातार विघटन की क्रिया से पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहता है और खाद बनती रहती है। ठीक है, तो जब पत्तियों का और जीवों के शरीर का विघटन होता है तो वहाँ पर जो अवशेष बचता है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ये ह्यूमस क्या होती है? एक प्रकार की खाद होती है। अपने तथा परिवार के सदस्यों से चर्चा करें और अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, तो जीवाणु हमारे लिए उपयोगी ही नहीं होते। ऊपर हमने देखा कि जीवाणु जो है हमारे लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन उपयोगी के साथ साथ कुछ जीवाणु हानिकारक भी होते हैं। ये जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं और मनुष्यों में कई रोग जैसे हैजा, तपेदिक, टिटनेस, निमोनिया, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग आदि
जीवाणुओं के कारण होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रश्नोत्तर दिया है, वो उस पर चर्चा कर लेते हैं। शाकाहारी पशु आसानी से घास पचा लेते हैं जबकि मनुष्य नहीं, क्यों? कारण लिखें। तो यहाँ देखिए, ये रहा आपका कारण। शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल के सीकम नामक भाग में, कौन से भाग में? सीकम नामक भाग में। ये सीकम कहाँ होता है? छोटी हाथ में। शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल में सीकम नामक भाग में रहने वाले जीवाणु सेलुलोज को पचाने में सहायता करते हैं, जबकि मनुष्य के अंदर ये ऐसे जीवाणु जो सेलुलोज को पचाने में सहायता करें उपस्थित नहीं है। इसीलिए जो शाकाहारी पशु हैं वो घास आदि पचा लेते हैं जबकि मनुष्य नहीं पचा सकता। ठीक है, उसके बाद है फ्रिज में फल, दूध, सब्जियां, अंडे, मांस इत्यादि काफ़ी समय तक खराब क्यों नहीं होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ठंडे स्थान पर रखने पर जीवाणुओं की वृद्धि धीमी हो जाती है। ठीक है, ठंडे स्थान पर रखने पर जीवाणुओं की वृद्धि धीमी हो जाती है, जिसके कारण फ्रिज में रखे फल, दूध, सब्जियां, अंडे, मांस इत्यादि खराब नहीं होते। तीसरा है, यदि कच्चे दूध में थोड़ा दही मिलाया जाए तो क्या दही बनेगा? कच्चे दूध में दही मिलाने पर दही नहीं बनेगा, क्योंकि दूध में लैक्टोबैसिलस को वृद्धि करने के लिए दूध का हल्का गर्म होना, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद है, हम दूध का उपयोग करने से पहले उसे उबालते क्यों हैं? ठीक, तो दूध क्या होता है, जब दूध को लाया जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित और बर्तन में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वो दूध के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। उबालने से ये जीवाणु जो है, हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो है उपयोग करने से पहले दूध को उबाला जाता है। पांचवा है, मलेरिया किस सूक्ष्म जीवी के कारण फैलता है, उसके बारे में लिखें। तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। ये देखिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, जिसका वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर होता है। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। फलीदार पौधे मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाते हैं? तो आप लोगों ने पिछले पेज में देखा था कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं। दलहन के पौधे या फलीदार पौधे, उनकी जड़ों में छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित होता है, जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है, जिसके कारण भूमि उपजाऊ हो जाती है। तो आशा है कि इस वीडियो की सहायता से आप अपने इन क्वेश्चन आंसर्स को पूरा कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।